प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में लिया बड़ा फैसला, अपने काफिले को छोटा करने के निर्देश। काफिले में नई गाड़ियां खरीदे बिना ईवी को शामिल करने की हिदायत। एनडीए शासित राज्यों के सीएम ने भी की कटौती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक। यमुना पाइपलाइन प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और पंजाब में सीबीआई की छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 3 बिचौलिए 2 दिन के रिमांड पर। अदालत ने ड्राइवर अंकित वाधवा को न्यायिक हिरासत में भेजा। विजिलेंस के डीजीपी का रीडर अभी भी फरार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। आगे बढ़कर प्रधानमंत्री ने अपने काफिले के आकार को काफी कम कर दिया है। इसे उनकी हाल की घरेलू यात्रा के दौरान लागू किया गया। इस प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की गई। हैदराबाद में अपने भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में उनके काफिले का आकार कम कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जहां तक हो सके बिना नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों से राष्ट्रहित में अपील करते हुए कहा था कि राष्ट्रहित में ईंधन खर्च पर संयम बरतें। पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की और कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जाए। जनता ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाए और इसके जरिए ही वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी बात जनता से कही थी। इसके अलावा 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में यमुना के पानी की हिस्सेदारी और अन्य कई जल परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आज की बैठक में हरियाणा और राजस्थान की यमुना पाइपलाइन की गाइडलाइन तय की गई है, जिस पर जल्द से जल्द काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें जो गाइडलाइंस दी हैं, हम सभी मुख्यमंत्री उन पर काम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे साझा विषय थे जिन्हें लेकर आज बात चल रही है। राजस्थान का पानी हमारी तरफ से जाएगा, इसके लिए गाइडलाइंस तय हुई हैं। इन कार्यों को गति देने के लिए हम यहां बैठे हैं। बांध को लेकर उस कार्य को और गति देने के लिए आज उसके ऊपर चर्चा हुई है और उसमें हमारे और राज्य भी जो इसमें हिस्सेदार हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। शीघ्र ही हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति सेक्रेटरी हैं वो इन स्टेट्स के साथ पहले बैठेंगे और आने वाले समय के अंदर जल्दी ही और बैठकें होंगी। किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत तो ही है। हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पंजाब विजिलेंस ब्यूरो से जुड़े 13 लाख रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तार दोनों बिचौलियों को अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया, जबकि एक अन्य आरोपी अंकित वाधवा को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। रिमांड के दौरान सीबीआई पूरे रिश्वतखोरी नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी। मामले का मुख्य आरोपी डीजीपी विजिलेंस पंजाब का रीडर ओपी राणा अभी फरार है। उसकी तलाश में सीबीआई की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। ये मामला पंजाब के एक स्टेट टैक्स कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार विकास उर्फ विक्की गोयल और उसके बेटे राघव गोयल ने उसके खिलाफ दर्ज शिकायत बंद करवाने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोप है कि दोनों आरोपी विजिलेंस अधिकारियों, विशेषकर ओपी राणा के बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने के आरोप में सही पाए गए। बाद में सौदेबाजी के बाद रिश्वत की रकम 20 लाख से घटाकर 13 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही एक महंगा मोबाइल फोन भी मांगा गया। सीबीआई ने चंडीगढ़ में जाल बिछाकर अंकित वर्मा को 13 लाख रुपए और मोबाइल फोन लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान राघव गोयल और विक्की गोयल फरार होने लगे, लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा सीमा के पास पकड़ लिया गया। हालांकि आरोपी ओपी राणा अभी भी फरार है। मामले की जांच जारी है।
हरियाणा में नगर निगम और निकाय चुनाव के लिए सुबह करीब 8 बजे से मतगणना जारी है। अभी तक मिले चुनाव परिणाम के अनुसार सोनीपत नगर निगम सीट पर भाजपा के राजीव जैन और अंबाला में भाजपा की ही अक्षिता सैनी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं पंचकुला सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। सोनीपत में राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल दीवान को 23,247 वोटों से हराया। वहीं अंबाला में अक्षिता सैनी ने कांग्रेस की कुलविंदर कौर को 21,358 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। सांपला नगर पालिका में भाजपा के प्रवीण कोच 687 वोटों से विजयी रहे। उकलाना में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी 2,806 वोटों से जीती। अन्य सीटों पर मतगणना जारी है और जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। पंजाब में 8 नगर निगमों, 73 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई की शाम 3 बजे तक है। 26 को मतदान के बाद 29 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले होने वाले ये निगम चुनाव शहरी मतदाताओं के रुझान को सामने लाएंगी। बरनाला नगर काउंसिल को 24 नवंबर 2025 को नगर निगम का दर्जा दिया गया था और उसका पहला निगम चुनाव है। इसी प्रकार नगर निगम अबोहर, बठिंडा, बरनाला, मोहाली, बटाला, पठानकोट, कपूरथला और मोगा चुनाव भी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। होशियारपुर नगर निगम की मतदाता सूची प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते इसे लंबित कर दिया गया है। वहीं नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही पठानकोट में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और नियमों की अवहेलना की जा रही है। भाजपा नेता का दावा है कि जब रात को चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर रहा था तब तक उन्हें वार्डों के रोटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जनरल होया वो एक दिन पहला दस दिओ सी इन्नी काली की पहला ये तो कन्फर्म करना चाहिए ना कि सारिया पार्टियां नूं लिस्टां मिल गई है, नोटिफिकेशन की कापी मिल गई है, वो काम नहीं होया। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नूं लुटना चाहती है उस तरीके नाल जिस तरीके नाल ब्लॉक कमेटियां पंचायतां दे चुनाव च गुंडागर्दी की है। पर यह गल समझ लगनी चाहिए है वोटर बहुत सियाना है, जेड़े मर्जी हथ कंडे अपना लो, तुहाडी दाल गलन वाली नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा निभाने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस संबंधी सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो अग्निवीरों के लिए आरक्षण करने की रूपरेखा तैयार करेगी। चंडीगढ़ में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को निर्धारित समय के अंदर इसे अंतिम रूप दिया जाए ताकि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों का उचित पुनर्वास करना सरकार की जिम्मेवारी है। उन्होंने बताया कि कमेटी में वरिष्ठ अधिकारी विकास प्रताप, भावना गर्ग, सुमेर सिंह गुज्जर और SS वास्तव शामिल हैं जो विभिन्न विभागों में अग्निवीरों की भर्ती और आरक्षण संबंधी सिफारिशें तैयार करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि अग्निवीरों की सेवाएं पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवाएं, जेल विभाग, होमगार्ड और पेस्को जैसे कई सरकारी क्षेत्रों में लाभकारी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों और सुरक्षा बलों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नई पहल अग्निवीरों के भविष्य को अधिक मजबूत बनाने में सहायक साबित होगी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की फिर से धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। धमकी मिलने की सूचना के बाद सचिवालय भवन में तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के प्रत्येक फ्लोर, पार्किंग एरिया और अन्य जगहों की जांच की। साथ ही एहतियात के तौर पर परिसर को खाली करवाया जा रहा है और आने जाने वाले लोगों की जांच भी बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी चंडीगढ़ के कई सरकारी संस्थानों, स्कूलों और महत्वपूर्ण इमारतों को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं और ज्यादातर फर्जी पाई गई थी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अनुसार 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और टॉपर्स में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है।
मानसा की सुपनीत कौर ने पहला, लुधियाना की सुहानी चौहान दूसरे और दिवांशी तीसरे स्थान पर रहीं। मोहाली में प्रेस वार्ता कर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरपाल सिंह ने नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षा में करीब 2,65,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 2,42,755 विद्यार्थी पास हुए हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में पास होने का प्रतिशत सबसे ज्यादा 98.78% रहा, जिसके बाद साइंस स्ट्रीम में 98.47% विद्यार्थी पास हुए हैं। सीबीआई की छापेमारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विजिलेंस के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी संबंधी दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले तरनतारन में केंद्रीय मंत्री बिट्टू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर बाईपास चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि तरनतारन स्थित भाजपा कार्यालय पर हुए हमले के मामले में पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। उन्होंने राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ इस बार गोली मिस कर गई, अगली बार गोली चलूगी ते सीधी वजूगी। ये साडे जिला प्रधानां नूं कहा जा रहा, साडे जनरल सैकटरी नूं, साडे पार्टी दे लीडर नूं कहा जा रहा। पर अज पुलिस नूं मैं कहना चाहुंदा, पंजाब पुलिस तां यार बहुत बहादुर पुलिस मन्नी गई है। फर्जी जीएसटी बिल और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने ईडी की हिरासत को गैर संवैधानिक बताते हुए रिहाई के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने अरोड़ा को तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि अरोड़ा को 9 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये कह के कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, पीएमएलए के अगेंस्ट है, और जो नोन लॉ है उसके बेसिस पे ये जिस तरह से मुद्दा बना के अरेस्ट किया गया है, इवन द फाउंडेशनल एफआईआर वी हैव सेड इज ऑल इलीगल। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच वी हैव रेज्ड बिफोर द कोर्ट। जालंधर की मकसूदा सब्जी मंडी में दुकान के विवाद को लेकर गोलियां चल गईं। इस घटना में भाजपा नेता और आड़तिया एसोसिएशन के सदस्य मोनूपुरी के पैरों में गोलियां लगी थी। पार्टी में शामिल तरुण नाम का व्यक्ति भी घायल हो गया। पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर के अनुसार ये वारदात कल सुबह करीब 5:30 बजे हुई। दोनों तरफ के लोग दुकान की समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन बढ़ती बहस के कारण समर्थकों ने फायरिंग कर दी। दूसरी ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने इस वारदात को लेकर प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बुरी तरह से फेल हो चुकी है और अपराधियों के मन में पुलिस का कोई भी डर नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5:30 बजे मकसूदा मंडी तो इतला आई कि इत्थे फायरिंग दी एक इंसिडेंट होया है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੂਪੁਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। सब्जी मंडी में फैसला कराने के संदर्भ में बैठे थे, उसमें जो फैसला करवा रहा है उस पर गोली चल रही है। ये बताता है जो कानून व्यवस्था किस ढंग की है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।